आज हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है भौतिकी, विज्ञान, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। सूची 1 को 2 से 7 सम्मिलित कीजिए। तो उच्च वेग जाएगा आपका मैक के साथ, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम के साथ, दाब का यूनिट पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। सूची 1 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए प्रयोग कीजिए। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष का। पदार्थ की मात्रा को कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश की मात्रा को कूलाम से, पदार्थ की मात्रा को मोल से, ऊर्जा की मात्रा वाट घंटे से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। त्वरण जो है न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक नहीं होता है। पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसकी है? तो दूरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है पार्सेक होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये भी सही है। अष्टशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई होती है। अष्टशक्ति शक्ति की इकाई होती है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। तो यानी कि सेल्सियस जो होता है तापमान की इकाई होता है, उष्मा की नहीं। उष्मा की इकाई जो होती है वो कैलोरी होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है आपका? ल्यूमेन आपका ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ये क्या लिखा है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब। तो कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? तो मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 15 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर रहेगा। 1971 में लागू किया गया था। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था? तो 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। हर्ट्ज किसका होता है? तो तरंगों की आवृत्ति जो है हर्ट्ज में नापी जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर से मापते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एम्पियर का क्या नापने की इकाई है? एम्पियर जो है करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र हैं? तो बल एवं दाब के क्या होते हैं? समान विमीय सूत्र होते हैं। इनके विमीय सूत्र क्या होता है? समान होते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से खगोलीय इकाई संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति क्या है? अविमीय राशि है। विकृति क्या होती है? इसकी कोई बीमा नहीं होती है, अविमीय राशि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? संवेग एक सदिश राशि है जिसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वेग भी क्या है? सदिश राशि है जिसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। कोणीय वेग भी सदिश राशि है। द्रव्यमान की दिशा नहीं होती है, बस परिमाण ही होता है। यानी कि द्रव्यमान क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। अदिश राशि क्या है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि, जबकि बल, आघूर्ण, संवेग ये सब क्या है?
सदिश राशि है। बल, आघूर्ण और संवेग क्या है? सदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग आपकी सदिश राशि है। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश नहीं है, बाकी विस्थापन, वेग, बल, विस्थापन, वेग, बल, ये सारे के सारे क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है तो वेग सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई ये अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? द्रव्यमान क्या है? व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, जबकि घनत्व, आयतन और चाल ये सब किसी न किसी से बने हुए हैं, इसीलिए इसको व्युत्पन्न परिमाण बोला है। जबकि द्रव्यमान एक मूल परिमाण है, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र A = V - U अपॉन T, वेयर A = एक्सलेशन यानी कि त्वरण, V आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, U आपकी इनिशियल होती है, T टाइम होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करते हैं? अगर वेग = क्या होता है? mv होता है, और mv अपॉन v कर दो, आपको क्या मिलेगा? मास मिलेगा। मास क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान मिलेगा आपका। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो 33 का C, कोणीय गति। प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त क्या होगा? अगर लड़की जो है झूला झूल रही है और वो खड़ी हो जाती है, तो उस समय ध्यान रखिएगा कि दोलन का आवर्त कम हो जाएगा। दोलनों का आवर्त क्या होता है? कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज़ पर एक अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज़ के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज़ का कोणीय वेग जो है वो भी कम हो जाएगा। मेज़ का कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, कोई वस्तु चल रही है, उसका वेग को 2 गुना कर दिया तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगर वेग 2 गुना हो गया तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होगी 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर है, क्योंकि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? भार में अंतर होता है, क्यों होता है? तो 37 का B, आपका द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान कहीं भी चले जाइए, चंद्रमा पर चले जाइए, द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन जो भार होता है, वेट होता है, वो पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो जाए। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति के विषयक का प्रथम नियम है। 38 का A, किसी असंतुलित बल द्वारा किस पिंड के में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो 39 का B, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में 40 गज से हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है वो अलग अलग वस्तुओं पे लगती है। तो 40 गज C वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। 40 गज C वाला सही हो गया। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन के गति विषयक का तीसरा नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो होता है न्यूटन की गति के विषयक का तृतीय नियम होता है। आप जल में क्या करते हो? क्रिया करते हो, जल भी आपके ऊपर क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये किसका कथन है? तो ये 43 का A, न्यूटन का कथन है। बल की परिभाषा आती है, तो बल की परिभाषा किस में आती है? किस नियम में आती है न्यूटन के? तो न्यूटन के पहले नियम में बल की परिभाषा आती है। तो ऑप्शन नंबर A वाला सही रहेगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो अगर कोई भी वस्तु जिस स्थिति में उसी स्थिति में बने रहना चाहती है,
अगर उस पर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो उसका विरोध भी करती है, तो क्या उसे बोलते हैं 45 का बी, जड़त्व बोलते हैं। इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो अगर गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा है तो घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल पर। तो घोड़ा, ये आपने फ्रिक्शन सुना होगा, जब घोड़ा आगे बढ़ता है तो ज़मीन क्या करती है, फ्रिक्शन का काम करती है। तो 47 का आपका हो जाएगा डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी घोड़े के पैरों पर आरोपित बल द्वारा, ना कि घोड़ा तो लगाता है ये बल, लेकिन पृथ्वी भी क्या कर लगाती है, घोड़े पर आरोपित बल लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन का पहला नियम है ये। जब चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है 49 का ए, न्यूटन के थर्ड नियम पर काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो ये भी 50 का सी, विश्राम जड़त्व, वही न्यूटन का पहला नियम लग जाएगा, विश्राम जड़त्व का। एकाएक मतलब अभी विश्राम में था वो, तो अचानक में चलना प्रारंभ कर देगा तो जो ऊपर बैठा हुआ इंसान है वो गिरने की आशंका है उसमें, तो ये विश्राम जड़त्व है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो 51 का कौन सा रहेगा, ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बॉल क्या है, विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाएगी, इसी वजह से वो पीछे की ओर अपने हाथ को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है तो बल किसका गुणनफल होता है? तो F=ma। एम आपका द्रव्यमान होता है, ए आपका एक्सलेशन यानी कि त्वरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, तो मैंने बोला था कि द्रव्यमान आपका वही रहता है, जबकि भार क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो 53 का कौन सा वाला होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। भार घट जाता है तब मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो पृथ्वी के भार का 1/6 घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जी का मान, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है, जो ग्रेविटी है वो बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। 54 का ए हो जाएगा। शरीर का वजन जो होता है वो 55 का बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन कहाँ पे अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, याद रखिएगा इसको। शरीर का वजन जो हम लोग ध्रुवों पर जाएंगे तो हमारा वजन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो 56 का सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी में कम होता है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। जब 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, तो इसका ऑप्शन डी होगा, 0 जूल लगेगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य, अगर उसमें धक्का दे रहा विस्थापित हो ही नहीं रहा है तो किया गया कार्य आपका 0 होगा, ठीक है। तो वहाँ पे 58 का ए, कोई भी कार्य नहीं होगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, तो 59 का डी रहेगा यहाँ पर। स्थायित्व बढ़ाने के लिए, उस पर अपनी पहाड़ों पर अपने स्थायित्व बनाने के लिए वो आगे की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती है, होते हुए भी गिरती है क्योंकि,
तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार जो है तिरछी होती है लेकिन फिर भी वो गिरती नहीं है। तो ये जमने के बाद ये क्या है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए रहेगा, पीसा ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती है क्योंकि जो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होगी, आधार से होकर जाएगी। 60 का ए रहेगा। 61, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि पानी की पाइप क्यों फट जाएगी जाड़े के मौसम में? तो इसका होगा सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जब हम लोग जाड़े के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है तो पाइप में क्या होती है, पानी जम जाती है और पानी जमने से उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वजह से वो पाइप फट जाती है, याद रखिएगा इसको। पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि डॉट वही वाला चीज़ आएगा, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है इसी वजह से वो टूट जाता है। तो 62 का सी रहेगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जमने पर क्या होता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसका सी रहेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। जब 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो आयतन पहले क्या होगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ जाएगा। 63 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 73 है, हाँ 72 73। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरेगी, क्योंकि बी, 73 का बी, पारे की घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व क्या होता है, स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होगा, इसीलिए स्टील की गोली क्या होती है, पारे में तैरती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे के गेंद पारद या मरकरी, एक लोहे के गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो लोहे की गेंद जो है वो क्या करती है, जो मरकरी वाला है उसकी बाल्टी में गिराई जाती है तो बॉल क्या करेगा, वो लोहे का बॉल है। तो 74 का बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, पारे की सतह पर तैरेगी। इसका मतलब ये है कि पारे का घनत्व लोहे की गेंद से ज़्यादा है। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट। 74, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है? तो 75 का डी, 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा जल का घनत्व होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की अगर मात्रा बदल जाए तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ये क्या होगा, 76 का डी, आपका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु की मात्रा मतलब द्रव्यमान में कुछ न कुछ परिवर्तित किया जाए तो उसकी डेंसिटी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्यों लगता है तैराक को समुद्री पानी? सी वाला, समुद्री पानी के घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होगा। समुद्री पानी का घनत्व क्या होता है, साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए समुद्री पानी में तैरना आसान होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किस कारण तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण, लो डेंसिटी, उनकी लो डेंसिटी होती है इसलिए वजह से वो क्या होते हैं, वायुमंडल में तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का भाग, कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? अगर कोई आइसबर्ग है समुद्र में तैर रही है तो कितना भाग समुद्र के नीचे है और कितना भाग सतह पर है? तो कितना भाग पूछा है, कितना भाग सतह के ऊपर रहता है? तो 79 का ए, 1/9 भाग क्या करता है, समुद्र के ऊपर रहता है। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? तो बांध के नीचे हम लोग दीवार को क्यों मोटी बनाते हैं? 80 का ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, द्रव का दाब बढ़ता है तो इसीलिए हम लोग नीचे की तरफ दीवार मोटी बनाते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक
बर्फ़ पर स्केटिंग करने पर जैसे दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? भी घट जाता है। दाब बढ़ने पर इतना याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। दाब बढ़ने पर क्या होता है? बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि चौराहे पर पानी के फुहारे में क्यों गेंद नाचती है? तो 82 का ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसी वजह से चौराहे पे फुहारे में गेंद नाचती है। पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, तो 83 का बी रहेगा। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसलिए भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। गलनांक घट जाता है, इसलिए हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। 83 का बी। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि 84 का ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। हमको पता है P इक्वल टू कितना होता है? फोर्स बाई एरिया। एरिया जितना अधिक होगा दाब उधर कम लगेगा, एरिया जितना अधिक होगा दाब अधिक, इसलिए अगर दलदल में कहीं फंस जाइए तो वहाँ पे लेट जाइए और लेट कर निकलने की कोशिश कीजिए, तो आप बहुत कम वेग से आप जाओगे नीचे की तरफ। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो 85 का ए, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसी वजह से बर्फ़ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः तेज़ आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि हल्की छतें क्यों उड़ जाएंगी जब तेज़ आंधी आएगा? और अक्सर उड़ जाते हैं। तो 86 का सी, छत के ऊपर बढ़ने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। छत पर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, तब छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। छत के नीचे क्या होता है? दाब सामान्य रहता है, लेकिन वायु क्या करती है? छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, इसी वजह से छत के टीन उड़ जाते हैं, जो भी रहते हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिसमें रेल की पटरी पर नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिससे, तो 87 का डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसीलिए वहाँ पे कंक्रीट या लकड़ी लगाई जाती हैं, चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों? कि पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं व्यक्ति तो उनमें क्या होता है? नाक से खून बहने लगता है। तो 88 का डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। जब वायुमंडलीय दाब घटता जाता है तो क्या होता है? लोगों के नाक से खून, पहाड़ चढ़ते समय नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। सेम वही कारण है कि जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा, जिससे नाक और मुंह से खून आएगा, या तो फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। तो 89 का कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन होगा। वायुदाब कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने पर घट जाता है। 89 में कौन सा वाला होगा? 89 का ए वाला होगा, सॉरी। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो तल पर जी का मान कितना होगा? अगर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या घट रही है 1%, तो पृथ्वी पर तल पर जी का मान कितना होगा? तो 90 का बी,
बी वाला 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पे ही उबलना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ये 91 का ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब उधर कम हो जाता है ऊंचाई पर, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। उबलने का बिंदु क्या होता है? नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो 92 का ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्यों फिसलते हैं दलदली सड़कों पर? तो 93 का सी, वहाँ पे घर्षण की, फ्रिक्शन की कमी होती है, इसलिए हम फिसल जाते हैं। जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वो रफ़ एरिया होगा और हमारी ग्रिप अच्छी बनेगी, लेकिन फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो फ्लैट एरिया, फर्श वाला एरिया होगा जहाँ पे हमको फिसलने वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो घर्षण की कमी की वजह से हम फिसल जाते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक होता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर रहा है तो किस बात का द्योतक होगा? तो 94 का सी, आंधी या झंझावत की संभावना, आंधी या तूफान आने की संभावना होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़कर, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी से तल से छोड़ा जाए तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? 95 का आपका सी होगा, 95 का सी होगा। गुब्बारे की आमाप में वृद्धि हो जाएगी, गुब्बारे की आमाप में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही बस। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।